हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 11th। आप सभी 10th पास करके 11th में आ गए हैं, तो अब 11th क्लास की मैथ स्टार्ट करनी है। मैथमेटिक्स में सबसे पहला चैप्टर आपका जो आएगा वो आएगा सेट्स। सेट्स क्या है इसके बारे में आज हम जानते हैं कि सेट्स एक्चुअल में है क्या और हम कैसे इसकी स्टडी करने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेट्स। सेट्स पहले इसका मतलब समझते हैं कि डेफिनेशन क्या है सेट्स की। सेट जैसे हम बोलते हैं किसी बुक्स का सेट हो गया, क्लियर। जैसे आप 11th में आए हो, आपने नई बुक्स परचेज की होंगी या कुछ कॉपीज परचेज की होंगी, तो उन बुक्स का एक सेट होता है कि आपने बोला होगा 11th क्लास की बुक्स का एक सेट दे दीजिए, साइंस की बुक्स का सेट दे दीजिए। तो वो सेट क्या है, उसी सेट के बारे में बात करते हैं, बेसिकली ग्रुप के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इसकी जो मेन डेफिनेशन जो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे वो है हमारे पास A set is a collection of well defined objects। अब ये क्या है इसके बारे में, इसके हर एक वर्ड का मतलब समझना जरूरी है। कैसे, जैसे आपको बहुत सारी चीजों में बहुत सारी जगह पे डेफिनेशन मिली। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, सेट इज ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर। तो ये जो डेफिनेशन है ये अधूरी है विदाउट दीज वर्ड्स वेल डिफाइंड। बहुत गहरा मतलब है इसमें जो वेल डिफाइंड का, वो हम समझते हैं। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे आप किसी भी शॉप पे जाके बोलते हैं कि मुझे साइंस की बुक्स का सेट चाहिए, या 11th क्लास की बुक्स का सेट चाहिए, या 11th नॉन मेडिकल की बुक्स का सेट चाहिए, कॉमर्स की बुक्स का सेट चाहिए, तो वही चीज है। तो उसके हिसाब से सेट क्या है, ठीक है। तो उस तरीके से हम सेट को डिफाइन करते हैं। देखिए आपने क्या बोला क्लास में, आप किसी भी शॉप पे जाके बोलते हैं कि मुझे एक बुक्स का सेट दे दीजिए, क्लियर। लेकिन जब तक आप मुझे ये नहीं बताएंगे कौन सी क्लास की, कौन से सब्जेक्ट की, कौन सी स्ट्रीम की, तब तक आपको दुकानदार बुक्स का सेट नहीं दे सकता पाएगा। क्योंकि उसे भी पहले ये जानना पड़ेगा कि आप साइंस की बुक्स का सेट मांग रहे हैं, नॉन मेडिकल की बुक्स का, कॉमर्स है, कॉमर्स विद मैथ है, कॉमर्स विद इको। तो ये जो चीजें डिफाइन करनी पड़ती हैं, इस तरीके को हम बोलते हैं वेल डिफाइंड, क्लियर। इसका वेल डिफाइंड का एग्जैक्टली मीन्स क्या है, जैसे कि मैंने आप किसी को बोला कि मैंने एक सेट में मींस एक ग्रुप में मैंने रखा किसे, कि किसी स्टूडेंट के फेवरेट प्लेयर्स को रखा, क्लियर। मैंने बोला किसी स्टूडेंट के फेवरेट प्लेयर्स को रखा, मैंने एक सेट बोला। इस सेट क्या है, सेट ए सेट से मैंने डिफाइन किया कलेक्शन ऑफ फेवरेट collection of favorite books of a student। मैंने किसी एक स्टूडेंट की बुक्स के कलेक्शन को रखा। मैं मीन्स जिस तरीके से किसी बच्चे को मैथ्स की बुक्स पसंद होंगी, किसी को साइंस की, किसी को केमिस्ट्री, किसी को बायोलॉजी, या फिर किसी को हिंदी, इंग्लिश, किसी को स्टोरी की बुक्स पसंद होंगी, तो मैंने किसी जनरल रखा कि उसकी बुक्स किसी भी सेट में उनकी सारी बुक्स के नाम लिख दिए। लेकिन क्या ये इसको मैं वेल डिफाइंड बोलूंगा, क्लियर। ऐसे ही मैंने किसी दूसरे सेट में मैंने रख दिया सेट या फिर कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। मीन नेचुरल नंबर सभी को पता है 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी, क्लियर। तो इन दोनों में से देखिए समझ में आ रहा है कलेक्शन ऑफ फेवरेट बुक्स ऑफ ए स्टूडेंट। किसी स्टूडेंट की फेवरेट बुक्स मींस स्टूडेंट बहुत सारे होंगे, उन बहुत सारे स्टूडेंट के अलग अलग बुक्स फेवरेट होंगी, क्लियर है। मींस मैं किसी एक स्टूडेंट की बात करूं तो क्या जरूरी है कि अगर मैं किसी स्टूडेंट से मैंने पूछा कि किसी को केमिस्ट्री पसंद है, किसी को केमिस्ट्री की बुक पढ़ना अच्छा लगता है, तो क्या दूसरे स्टूडेंट को केमिस्ट्री की बुक पढ़ना अच्छा लगेगा? ये कोई जरूरी नहीं है। मींस आपने बोला कलेक्शन ऑफ फेवरेट बुक्स ऑफ ए स्टूडेंट, किसी स्टूडेंट की, तो क्या वो फेवरेट चीज के सभी स्टूडेंट्स पे लागू होगी? नहीं, क्लियर। क्योंकि हो सकता है किसी को केमिस्ट्री पसंद है, किसी को नहीं है,
किसी को मैथ्स पसंद है, किसी को नहीं, किसी को अकाउंट्स पसंद है, किसी को नहीं है। क्लियर? तो लेकिन इसमें देखिए कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, मैंने इस सेट के अंदर बोला 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स। मैं बोलता हूं कि मेरे पास एक कलेक्शन है नेचुरल नंबर्स का, तो क्या नेचुरल नंबर किसी भी इंसान के लिए इस दुनिया में जो मैथ्स को जानता है, जो करता है, उसके लिए नेचुरल नंबर डिफरेंट हो सकते हैं? मींस सभी के लिए वो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 से 1 से ही स्टार्ट होंगे, 1 से लेके इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर्स होंगे। कोई ये तो नहीं कहेगा कि नहीं जी नेचुरल नंबर तो 2 से होते हैं, नेचुरल नंबर 3 से होते हैं। नेचुरल नंबर पूरी दुनिया के लिए कॉमन है, सेम है, लेकिन फेवरेट बुक्स सबके लिए कॉमन नहीं है, सबके लिए सेम नहीं है। तो मींस मैं ये कहूंगा दिस सेट, दिस इज अ सेट बिकॉज़ दिस इज, इसे हम बोलेंगे दिस इज अ सेट, सेट। क्लियर? because it is well defined collection, well defined collection। क्योंकि ये वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड का मतलब यही है कि अगर आपने कोई चीज बोली है या लिखी है तो उसे पूरी दुनिया माने, पूरी दुनिया, और बाकी कोई भी इंसान आके उसको करेक्ट ना बता सके। जैसे कि ये कलेक्शन ऑफ बुक्स है, कलेक्शन ऑफ बुक्स में या फिर कलेक्शन ऑफ, मैं एक और सेट देता हूं सी, कलेक्शन ऑफ फेवरेट प्लेयर्स ऑफ ए मैन। किसी मैन के फेवरेट प्लेयर्स, मींस क्रिकेट प्लेयर्स मान लीजिए, कोई भी प्लेयर है, क्या फेवरेट प्लेयर्स सभी के लिए सेम होंगे? नहीं होंगे। हर एक इंसान के फेवरेट प्लेयर्स उसके अलग होते हैं। जैसे किसी के लिए हम लोग, किसी के लिए सचिन अच्छा है, किसी के लिए सहवाग अच्छा है, सभी के लिए डिफरेंट है। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे? दिस इज नॉट ए सेट, दिस इज नॉट ए सेट बिकॉज collection is not well defined, not well defined। क्लियर है? तो ये मतलब है वेल डिफाइंड का। वेल डिफाइंड का बेसिक है, हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी चीज को इस तरीके से डिफाइन करना कि पूरी दुनिया अगर उसे इसी तरीके से पढ़े तो वो किसी और रिजल्ट पर ना पहुंचे। क्लियर? जैसे मैं बोलता हूं कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, मींस सारे नेचुरल नंबर्स का, अगर आपको कोई भी पूरी दुनिया में किसी को बोलो कि सारे नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन लेना है तो यही कलेक्शन उठा के आपको दे। क्लियर? अब इसमें मैं एक दो एग्जांपल्स और देता हूं, उससे पहले वेल डिफाइंड का मतलब क्लियर हो गया होगा। लेकिन इसके अलावा ऑब्जेक्ट्स, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स? ऑब्जेक्ट्स आर द एनीथिंग अराउंड यू। मींस ऑब्जेक्ट्स के अंदर आपके पास नाम भी आ सकते हैं, एलिमेंट्स भी आ सकते हैं, फंक्शन भी आ सकते हैं, वेरिएबल भी आ सकते हैं, कोई नंबर भी आ सकता है, बुक्स भी आ सकती हैं, एनीथिंग। क्लियर? तो मैं कहता हूं कि किसी की सेट के अंदर, जैसे अभी मैंने 1 2 3 4 नंबर्स डाल दिए, तो मैं इसके अंदर x, x स्क्वायर, x क्यूब, x की पावर 5, इस तरह की भी चीजें मैं लिख सकता हूं। क्लियर? ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम फंक्शन भी लिख सकते हैं, कोई एलिमेंट भी हो सकता है, कोई वैल्यू भी हो सकता है, एनीथिंग। क्लियर है? तो डेफिनेशन आई थिंक क्लियर हो गई होगी कि सेट क्या है। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब आपसे कोई पूछे वेल डिफाइंड क्या होता है तो आप उसे एक्सप्लेन कर पाएंगे? क्लियर? चलिए अब कुछ और एग्जांपल लेके समझते हैं सेट्स के बारे में। क्लियर है? ओके, मैंने एक सेट बोला, ये कोई हमारे को एक कलेक्शन दिया है। कलेक्शन किस तरह का है? collection of students get more than 90% marks, more than 90% marks in 10th class of your school। मैंने एक कलेक्शन लिया, उस कलेक्शन के अंदर मैंने कौन से स्टूडेंट रखे हैं? कलेक्शन ऑफ दो स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स का कलेक्शन किया है, उन स्टूडेंट के नाम मैंने लिखे हैं। वो गेट मोर देन 90% मार्क्स। जिन बच्चों ने 90% मार्क्स से ज्यादा गेट किए हैं 10th क्लास में,
इन योर स्कूल, आपके स्कूल में जिन बच्चों ने 10th क्लास में 90% से ऊपर मार्क्स गेट किए हैं उन स्टूडेंट्स का कलेक्शन। तो अब देखिए, अब आपका अभी तक चलो रिजल्ट नहीं आया, जब आगे आएगा उनमें कुछ बच्चों के 90% से ऊपर आएंगे, मैं उन सब का कलेक्शन लेता हूँ। इस दुनिया में मैं किसी भी इंसान को बुला के अगर मैं उनको उनका रिजल्ट देता हूँ और चेक कहता हूँ कि कलेक्शन बनाइए उन बच्चों का जिन बच्चों का 90% से ज्यादा मार्क्स आए हैं, तो क्या इस दुनिया को कोई किसी भी आदमी से अगर मैं कलेक्शन बनवाता हूँ तो क्या वो इस कलेक्शन में कुछ डिफर देगा? मैंने कुछ 4 स्टूडेंट्स के मैंने इसमें नाम मुझे पता लगा कि 40 बच्चों के मेरे पास 90+ आए हैं स्कूल में, क्लियर? तो क्या कोई दूसरा स्कूल से बाहर का कोई इंसान दुनिया को कोई भी इंसान जिससे मैं ये रिजल्ट दिखाऊंगा, क्या वो उन 40 बच्चों के अलावा किसी और का भी नाम देगा? भाई जिसके 90 से कम है उसके मार्क्स तो देगा नहीं, क्योंकि मैंने पहले बोला है कि 90% से ज्यादा वाले मार्क्स दे रहे हैं, मार्क्स वाले स्टूडेंट्स के नाम दे रहे हैं। मेरे पास वो 40 स्टूडेंट है, तो क्या ये सेट वेल डिफाइंड है? मींस दुनिया में अगर किसी भी इंसान से ये कहूं कि 90% से ज्यादा मार्क्स वाले स्टूडेंट्स का कलेक्शन कीजिए, तो क्या वो कलेक्शन डिफरेंट होगा? क्या किसी भी इंसान के लिए नहीं होगा। क्यों? सो इट इज वेल डिफाइंड। तो हम क्या कहेंगे? इट इज ए सेट, इट इज ए सेट, इट इज ए सेट बिकॉज कलेक्शन इज, हम लिख सकते हैं इसका रीजन, बिकॉज कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, कलेक्शन इज वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्लियर है? ठीक है, इसी तरीके से मैं आपको एक दूसरा सेट लिखता हूं, इसी तरीके से, क्लियर है? तो पहले हमें ये समझना है कि सेट होते क्या हैं। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब जो हमें ये पहचानने होंगे, हमें जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है सेट की, उसमें आपको यही पहचानना होगा कि ये सेट है या नहीं है, मींस ये वेल डिफाइंड है या नहीं है, क्लियर? मैंने इसके अंदर लिखा कोई दूसरा सेट बनाते हैं, x या फिर सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। देखिए सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं -2 -1 0 1 2 3 अप टू, क्या ये एक सेट है? ये तो मैंने आपको बताया कलेक्शन ये लिखा होता, मैंने बोला सेट ऑफ इंटीजर, इसी इंटीजर सेट में यहाँ मैंने जस्ट नाम लिखा था, यहाँ मैंने उसके सारे एलिमेंट्स लिख दिए, तो मुझे बताइए क्या ये एक सेट है? ये सेट, सॉरी सेट में वर्ड यूज नहीं कर सकता, कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स, क्लियर? कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स, क्या ये सेट होगा? सोचिए, क्या मैं इस दुनिया में किसी इंसान से कहूं कि मुझे सारे इंटीजर्स लिख के दो, ये सारे इंटीजर्स को एक ग्रुप में इकट्ठा करो, तो क्या वो इस तरह से इसके अलावा कोई, इनके अलावा कोई और नंबर देगा? मींस प्लस के जितने नंबर्स होते हैं, माइनस के नंबर होते हैं, और जीरो को छोड़ के क्या कोई और नंबर देगा? नहीं देगा। तो इट इज वेल डिफाइंड, सो इट इज ए सेट, इट इज ए सेट, क्लियर है? क्लियर है? ओके, ध्यान रखिएगा, किसी भी अगर किसी पर्टिकुलर के बारे में बात की जाएगी या फिर जस्ट बोल जाएगी फेवरेट प्लेयर, फेवरेट फूड, फेवरेट गेम, तो उस चीज को हम वेल डिफाइंड तरीके से नहीं लेते। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का, किसी पर्टिकुलर नेम का, मैं एक सिंगल स्टूडेंट का नाम लेता हूँ कि क्लास में कि इस स्टूडेंट का फेवरेट फूड ये है, तो उसका फेवरेट बुक्स ये है, फेवरेट सब्जेक्ट ये है, तो उसमें हम लोग उसे वेल डिफाइंड कह सकते हैं। लेकिन किसी और जनरल वे में हम बोले कि किसी भी स्टूडेंट का फेवरेट हो गया, फेवरेट फूड हो गया, फेवरेट बुक्स हो गए, फेवरेट गेम हो गया, फेवरेट नंबर हो गए एंड एनीथिंग एल्स, क्लियर? तो वो कभी भी वेल डिफाइंड नहीं हो सकते, क्लियर है? आई होप इस सेट की डेफिनेशन समझ में आई होगी। तो आप लोग बुक्स जब जैसे ही आपके पास अवेलेबल हो, अगर अवेलेबल ना हो तो ऑनलाइन आप लोग बुक्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से कुछ फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं इस सेट्स की डेफिनेशन के ऊपर, और आगे फिर हम आगे इसका कुछ काम करेंगे। आई होप ये डेफिनेशन आपको समझ में आई हो सेट की, क्लियर? अब हम आगे बात करते हैं सेट किस टाइप के होते हैं और कैसे कैसे हम उन्हें डिफाइन करते हैं, क्लियर है?